चक्र दिल्ली सल्तनत विविध भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु भी हुई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदगान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पगड़ी पहनने जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में उसकी मृत्यु भी हुई थी। राजधानी में आर्थिक मामलों में देखभाल के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया। अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासन काल में शाही महलों के हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं? इसका आंसर देता हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। शेष विकल्प सही सुमिलित ये सही है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और इल्तुतमिश रजिया के पति थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल रज्जाक नहीं। बाकी सब सही है। इब्न बतूता मोरक्को का शासक था। मार्को पोलो इटली का शासक था। नूनीज पुर्तगाल का शासक था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मार वर्मन कुलशेखर 1268 से 1310 में समय भारत आया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनीज पुर्तगाल का यात्री और अश्व व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। निम्न यात्रियों के पराधारने का क्या अनुक्रम रहा है? आंसर हो जाएगा बी, 3 1 2 4। यानी पहले अलबरूनी आया था, उसके बाद इब्न बतूता आया था, उसके बाद ट्रेवरनियर आया था, उसके बाद मनुची आया था। प्रश्नगत यात्रियों का क्रमानुसार इस पर अलबरूनी खिवा प्राचीन ख्वारिज्म का निवासी था। मोहम्मद गजनवी की भारत विजय के पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक रूप में खिवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। इब्न बतूता 1333 से 1347 में। यह मोरक्को अफ्रीका का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 51 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। ट्रेवरनियर 17वीं फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पेशे से जौहरी था। इसने 6 बार पूर्व की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने द 6 वॉयजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवरनियर नामक पुस्तक में किया है। मनुची यह इतालवी यात्री था। 14वें वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और अफ्रीका की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। एस्टोरिया दो मुगोर या मुगल इंडिया 1653 से 1708 में नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? आंसर डी, उलेमा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदगान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे? आंसर हो जाएगा डी, सैयद। मुस्लिम धर्म में सैयद पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का समूह था। राज्य द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त पीर सैयद को सामूहिक रूप से दस्तार
बंदान कहा जाता था, अर्थात टोपी या कुल्ह पहनने वाला। इनमें संयत विशेष प्रकार की नुकीली टोपी पहनते थे जिन्हें कुलाह धारण कहा जाता था। चुंबकीय दिशासूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। चुंबकीय दिशासूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना सादरुद्दीन मोहम्मद इब्न मोहम्मद औफी बुखारी द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। निम्न व्यक्तियों में से भारत ने निम्नलिखित समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम नीचे दिए गए कूटनीतिक सहायता से सी यानी 4-3-1-2 यानी रजिया सुल्तान, 4 अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेर शाह, उसके बाद अकबर। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में, शेर शाह 1540 से 1545 में, अकबर 1556 से 1605 में। युद्ध और सूची है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी ये गलत है, यानी बाकी सही है। बहादुर शाह गुजरात का था। रजिया सुल्तान दिल्ली शासक थी। बाज बहादुर मालवा का शासक था। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से था, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए 2-4-1-3 यानी 2 कुतुब मीनार का निर्माण पहले हुआ था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसके बाद एक विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल था। कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने किया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में, पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में तथा कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 में हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए 4-3-2-1 तराइन का युद्ध हुआ था पहले, उसके बाद जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान सियासुद्दीन की हत्या 1325 में दोषी कहा गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 में अपनी राजधानी दिल्ली दौलताबाद देवगिरी ले गया। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्षों के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 7300 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? आंसर हो जाएगा डी, इब्न बतूता। 1271 में अपनी यात्रा प्रारंभ के मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खां से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्रा के मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन क्षेत्र में 44 देशों में लगभग 73,000 मील, लगभग 1,17,482 मील किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की थी। नीचे दिए युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है, दूसरे उनके विचरित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा सुमिलित है? सुमिलित सही आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र वर्मन। मतविलास विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। मतविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी।
भोज ने सम्रांगन सूत्रधार एवं सोमेश्वर के मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? आंसर हो जाएगा खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। तुगलक वंश ने शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया था। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 तक शासन किया। लोधी वंश ने 1451 1426 तक 1526 तक शासन किया था। इसी प्रकार खिलजी वंश के शासकों में सबसे कम समय तक शासन किया। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या था? आंसर हो जाएगा सी 1 3 2 4 यानी खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम था खिज्र खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? आंसर हो जाएगा डी इल्तुतमिश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? आंसर हो जाएगा जौहर प्रथा। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसे प्रथा यद्यपि राजपूतों के समय में बढ़ी, तथापि ये पहले से प्रचलित आ रही थी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन से जैन धर्म का अनुयायी था? आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर या लतीफ तथा राय दुर्लभ ने किया, जिससे विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। कलिंग का युद्ध अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक ने 13वें बृहद शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बांग्लादेश तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क के आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईने दहसाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगानी अमीर तुर्कान चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? आंसर हो जाएगा जूता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पन्ही तथा उपानह का उल्लेख जूता के संदर्भ में होता है। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किससे निर्देशित करता था? आंसर हो जाएगा बी सिक्के से। दक्षिण भारत में मध्यकाल में 19वीं शताब्दी के बीच जारी सिक्के के छोटे सिक्के फनम कहलाते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। आंसर हो जाएगा डी मक्का की। कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। उर्वरक भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश की विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती। 13वीं से 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूँ,
जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान वर्ष में 3 फसल काटते थे, धान, गेहूँ, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। मध्यकालीन भारत में महतर और पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त थे? आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण मुखिया के लिए। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के जनवरी-मार्च 2004 में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन इनिशिएटिंग इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में 600 एवं 1200 ईस्वी के मध्य भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका या ग्रामेका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्रामकुत या पट्टकिल, कर्नाटक में गवुंद तथा उत्तर प्रदेश में महतक कहा जाता था। इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी लेखक दिनेश चंद्र सरकार ने महतक गांव के मुखिया का पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महतर का इस प्रकार से उल्लेख किया। शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में किया। इसके प्रधान महतर कहे जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर बी माना है।